हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। हम आपको ये बुक करा रहे थे, आपको पता होना चाहिए कौन सी वाली बुक थी हमारी, पुलिस अभिरुचि वाली। जो आपका पोर्शन है मैंने बताया था ये 37 नंबर का होता है। इसमें 3 भागों में ये डिवाइडेड है। पुलिस वाला जो आपका पोर्शन है ये सामान्य अभिरुचि वाला, मानसिक अभिरुचि, आपका बुद्धि लब्धि और तार्किक क्षमता, इस तरीके से इसमें 37 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से पुलिस अभिरुचि वाले भी 10 नंबर के क्वेश्चन तो आपके बनेंगे मिनिमम, और ज़्यादा के भी बन सकते हैं। तो इसी का हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। उसके बाद आज की इस वीडियो में सेकंड पार्ट पे हैं। आपने 4 पॉइंट क्लियर करा दिए थे, 5वें पॉइंट से शुरुआत होगी। विधि का शासन क्या होता है, कानून का शासन। भारत के संविधान में विधि का शासन मूल अधिकार के रूप में वर्णित है। आपके जो भी मूल अधिकार हैं वो विधि के शासन के अंतर्गत ही हैं। समता, समानता, स्वतंत्रता, ये सभी शासन किसके अंतर्गत आते हैं, विधि के शासन के अंतर्गत आती हैं। तो विधि के शासन में जनता को समानता दी जाती है। शासन का संचालन कुछ व्यक्तियों की इच्छा से न होकर विधि के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि पूरे कानून, अब सबको पसंद नहीं आए कानून, किसी को पसंद नहीं आए किसी भी जुर्म के लिए 10 साल की सजा, लेकिन वो है तो है, सबके लिए समान है। इस तरीके से विधि के शासन में सिद्धांतों की व्याख्या नागरिकों के हित में की जाती है। जनहित में खास का स्थान आम ले लेता है। विधि का शासन संपूर्ण प्रशासनिक विधि का आधार होता है। तो ये ध्यान रखना है। यहां पर ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं, इन्हीं को हम डिस्कस कर रहे हैं, परीक्षा उपयोगी। विधि का शासन भारतीय संविधान की कैसी विशेषता बताई गई है, तो सर्व प्रमुख विशेषता है विधि का शासन। सबसे प्रमुख विशेषता है विधि का शासन भारतीय संविधान की। आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन क्या है, तो यह है विधान मंडल। विधि के शासन के मूल प्रणेता किसको बताया गया है, कौन है विधि के शासन के मूल प्रणेता, तो सर एडवर्ड कोक हैं विधि के शासन के मूल के प्रणेता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी आपके, हर पुलिस विभाग के एग्जाम के लिए, चाहे कोई सा भी हो। यूपीएसआई में तो विशेष तवज्जो रहती है इस पोर्शन की। भारतीय संविधान में विधि के समझ क्षमता किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ली गई है ब्रिटेन के संविधान से। विधि की समझ क्षमता ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है। नियमों का पालन करना किसका कार्य है, कार्यपालिका का कार्य है। ब्रिटिश संविधान किस शासन पर आधारित है, विधि के शासन पर आधारित है ब्रिटिश संविधान। विधि का शासन कहाँ की देन है, इंग्लैंड या ब्रिटेन के संविधान की देन है। तो इंग्लैंड का संविधान आपको पता होगा, एक पॉइंट इससे आता है कि दुनिया का मौखिक रूप से संविधान कौन से देश का संविधान है, तो इंग्लैंड का संविधान है। सबसे पुराना संविधान किस देश का संविधान है, तो इंग्लैंड का संविधान है। इंग्लैंड और ब्रिटेन ये इक्वल हैं, इसको समझना नहीं है, उसी को इंग्लैंड कहा जाता है, उसी को ब्रिटेन भी, तो ध्यान रखना है। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है, तो ये राष्ट्रपति जी को। विधि के शासन की आधुनिक अवधारणा किसने दी, तो ये दी है डेविस ने। विधि का मतलब शासन के मूल प्रणेता तो हैं एडवर्ड कोक, लेकिन आधुनिक अवधारणा जो विधि के शासन की प्रस्तुत की है वो डेविस ने की है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक वेट है ये महोदय, इनके अनुसार कहा गया है कि विधि का शासन शासन को विधि के अधीन होने की अपेक्षा करता है, न कि विधि को शासन के अधीन। विधि का शासन जो है शासन को विधि या कानून के अधीन होने की अपेक्षा करता है, न कि विधि को, या फिर मतलब ये शासन को ही शासन के अधीन, इस तरीके से नहीं है। तो यह ध्यान रखना है। विधि के शासन की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनको भी एक बार जान लेते हैं। भारतीय शासन प्रणाली में विधि को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। इसका मतलब है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकता, उन्हें भी विधि द्वारा स्थापित कानून के तहत ही अपना काम करना होता है। नंबर 2 पॉइंट है, विधि के समक्ष देश का प्रत्येक नागरिक समान है। किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो आपका अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक बताता है समानता का अधिकार। विधि का शासन भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है। विधि के शासन के 4 प्रमुख उद्देश्य या ध्येय बताए गए हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। तो ये आपको भी ध्यान रखना है। विधि के शासन के 4 प्रमुख पॉइंट या प्रमुख ध्येय कौन कौन से हैं, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। भारत में विधि के शासन की अनिवार्यता यहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों का उत्कर्ष है। भारत में विधि का शासन प्राचीन काल में भी प्रचलित था। शासकों ने न्याय के लिए विभिन्न तरीके अपनाए थे। विधि के शासन की जांच न्यायालय कर सकता है, तो ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इन पॉइंटों पे आ जाते हैं। एक बार यहाँ पर विधि के शासन के पॉइंट तो हो गए पूरे। अब अगला पॉइंट आ गया 6 नंबर का, अनुकूलन की क्षमता। अनुकूलन जैसे कि आप सामंजस्य किस तरीके से बिठाते हैं किसी भी ग्रुप में या किसी भी माहौल में या किसी भी समाज में। अनुकूलन शब्द आपने पढ़ा होगा, आपने जो सीटेट में भी पढ़ा होगा, ये मुझे पता है, टेट सीटेट में भी ये शब्द आता है अनुकूलन, तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति में अनुकूलन का आधारभूत गुण होता है और बिना इसके इस संसार में कार्य करना कठिन हो जाता है। आज के विश्व में अनुकूलन से अनेक बातें संबंधित हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी उन्नति कर सकते हैं।
देखिए, हर व्यक्ति में अनुकूलन का गुण है, नहीं है तो वो देखा है अकेले पड़ जाते हैं। अनुकूलन का गुण बहुत अच्छा गुण है और पुलिस विभाग में काम करने के लिए तो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण है। अनुकूलन आप इसी से समझ सकते हैं, जैसे आपने कक्षा 5 की एक क्लास में गए तो आपने अपने क्लास के साथ अनुकूलन बनाया, कुछ अपने मित्र बनाए और भी पूरी क्लास के साथ एक आपका सामंजस्य रहा। मान लीजिए आप क्लास 6 में दूसरे स्कूल में आपने प्रवेश लिया, अब वहां के स्टूडेंट्स के साथ भी आप एक अपना अनुकूलन बिठाएंगे, सामंजस्य बिठाएंगे, तो जब आपके पास अनुकूलन की क्षमता होगी उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए इन चीजों में सामंजस्य बिठाना, समाज में कहीं पर भी जाना आना, हर तरीके से। इस चीज को मैं उदाहरण के रूप में इस तरीके से समझाया है, आप इसको समझ गए होंगे अनुकूलन को। स्टीफन हॉकिंस दुनिया के महान साइंटिस्ट, इनको भी जानते हैं, इन्होंने भी अनुकूलन पे क्या कहा है? परिवर्तन के साथ अनुकूलित होने की क्षमता ही बुद्धिमत्ता है। इन्होंने कहा है परिवर्तन के साथ अनुकूलित होना ही बुद्धिमत्ता है, तो ये बताया। तो यहां पर परीक्षा उपयोगी तथ्य दिए गए हैं अनुकूलन से रिलेटेड, इनको जानते हैं। उपद्रव पर उतारू भीड़ पर गोली चलाने का बंद करने का आदेश कब दिया जाता है? यहां उन्होंने कहा है कोई उपद्रव कर रहा है या उपद्रव पर उतारू भीड़ है तो उस पर गोली चलाना रहे का आदेश हो गया है या गोली चलाने का किसी भी प्रकार से आदेश है तो उसको बंद करने का आदेश कब दिया जाता है? जब भीड़ पीछे हटने लगे, तितर बितर होने लगे, इस प्रवृत्ति को दर्शाने लगे, तब उसको गोली चलाने का आदेश बंद कर देना चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए। जैसे बाबरी मस्जिद पर ही उस टाइम गोली चलाने का एक बार आदेश दे दिया गया था, इस तरीके से मामला आया था। तो अगर भीड़ पीछे हटने लगे, वो अपने हाथ खड़े कर दे कि अब हम इस जो उपद्रव कर रहे थे इसको शांत करते हैं, नहीं करते, तो इतना सामंजस्य अधिकारियों में, वहां पे समाज में, सब में होना चाहिए पुलिस विभाग में कि वो उस टाइम गोली चलाना बंद कर दे। इस तरीके से सामान्य सी बात है। पुलिसकर्मियों को अपने व्यवहार के संबंध में क्या बात ध्यान में रखनी चाहिए? सभी के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। पुलिस को जनता में विश्वास की भावना को प्रबल बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? साथियों या साक्षियों को सुरक्षा प्रदान करें। साक्षी जैसे कि उनके समक्ष किसी को गिरफ्तार किया है, कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का मामला फंस गया और पुलिस वहां पर गई और उन्होंने उनको पकड़ा तो उनकी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी पुलिस की हो जाती है। तो ये भावना उनको रखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि पकड़ लिए तो ढंग से उनको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाया, ऐसा नहीं मामला बनता। अपना अस्तित्व बचाए रखने में वही सफल होता है जो अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुकूलित स्थापित करता है। अनुकूलन, ये भी काफी अच्छा पॉइंट है। अनुकूलन की क्षमता होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे नए अवसरों की संभावनाएं उत्पन्न होती हैं। अनिश्चितता और प्रतिकूल परिस्थितियों में कौन सा गुण सर्वोत्तम होगा? अनुकूलन क्षमता का गुण सर्वोत्तम होगा। ये पॉइंट तो बहुत ही अच्छे पॉइंट है, ये तो टेट सीटेट में भी विशेष बनते हैं। ये तो पूरा पोर्शन टेट सीटेट वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुकूलन से व्यक्ति में संप्रेरण क्षमता का विकास भी होता है। अनुकूलन के गुण से युक्त व्यक्ति लचीले स्वभाव वाला एवं बहुमुखी प्रतिभा युक्त बनता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पर इन्होंने पुलिसकर्मियों के बारे में क्या कहा है? एक पुलिसकर्मी जो समाज में विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करता है, उससे हमारा समाज अपेक्षा रखता है कि उसमें स्वयं अनुकूलन का क्षमता या गुण हो ताकि वह समाज में व्याप्त विषमताओं पर अंकुश लगा सकने में समर्थ हो, हर परिस्थिति में अपने को अनुकूलित कर सके, जिससे वह गुण का विकास करके जीवन में आने वाली विषमताओं तथा प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए तैयार हो सके। तो इसमें यही बताया गया है कि पुलिसकर्मियों में विशेष तौर पर अनुकूलन का गुण होना चाहिए, तभी वो एक सफल पुलिसकर्मी और समाज में सामंजस्य बिठाने में और संतुलन बनाने में कारगर होगा। तो यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो ये सच भी है, पुलिसकर्मियों में या सभी में अनुकूलन का गुण जितना होगा अच्छा, वो उतना ही सफल भी होगा। जैसा कि स्टीफन हॉकिंस ने भी कहा, सीधे सीधे बुद्धिमत्ता से इसको रिलेट करके बताया। 7 नंबर के पॉइंट पे आते हैं। व्यवसायिक सूचना बेसिक स्तर की, बेसिक लेवल की प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, इनसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बताया गया? व्यवसायिक सूचना से तात्पर्य संबंध व्यवसाय या पेशे के संबंध में सूचना से है। पुलिस किसी सरकार में सजग प्रहरी की तरह होती है। पुलिसकर्मियों का कार्य क्षेत्र के विषय में ज्ञान, उसकी सूचना उन्हें अधिक योग्य तथा सक्षम बनाने में सहायक होती है। प्रत्येक पुलिस बल के सदस्य को तैनाती वाले विभाग के बारे में पूर्ण जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे उस विभाग की संरचना किस प्रकार की है, उसकी कार्य क्षेत्र की सीमाएं क्या हैं, ये सब बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो अपराधों का वर्गीकरण भी इन्होंने किया है, नवीन भूमिका भी बताई है। लेकिन यहां पर ये तीसरा पॉइंट जो दिया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55A क्या कहती है?
इसको जान लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 55 क, धारा 55 क दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 55 क तो ये कहती है कि गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति की अभिरक्षा में स्वास्थ्य तथा सुरक्षा की सही देखभाल करनी चाहिए। पुलिसकर्मी द्वारा कोई भी अपराध निवारण कार्रवाई करते हैं, पुलिस द्वारा कोई भी अपराध निवारण कार्रवाई करते समय हमें यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किसी भी स्थिति में किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आंच ना आए। जैसे कि किसी भी दोषी को, किसी भी अपराधी को गिरफ्तार किया, अब थाने में ले गए या कहीं पर भी ले गए और उस पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई की, कहीं थर्ड डिग्री का जिक्र पहले तो बहुत ज्यादा होता था, तब बहुत ज्यादा मामले आए थे गंभीर, लेकिन अब भी अगर आप कुछ भी कबूल उगलवाना चाहते हैं सच, तो इतना ही उसको मतलब दंडित करें कि उसका स्वास्थ्य और जीवन रक्षा बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप ही अपना संतुलन खो दें और उस पर बहुत ज्यादा लाठी डंडे बरसा दें। इस तरीके का मामला बताया गया है कि अपराधी की सुरक्षा की, स्वास्थ्य की देखभाल की जिम्मेदारी भी पुलिसकर्मी की है। दंड प्रक्रिया संहिता 55 का यही कहती है, यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसमें बताए गए हैं जो परीक्षा उपयोगी तथ्य, उनको जानते हैं। किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों की अवहेलना की स्थिति में न्यायालय द्वारा जिस रीति से उसे निर्देशित किया जा सकता है वह है परमादेश रिट। हाँ, रिट जारी की जाती है, उसी के द्वारा किया जा सकता है मामला सभी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए। ये परमादेश रिट के बारे में कई बार बताया है, एक तो मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है इस पे, रिट पे, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में वो मिल जाएगा आपको, फैक्ट एनालिसिस वाले में। एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट कब दाखिल की जाती है? अन्वेषण किए जाने पर, उसके विरुद्ध साक्ष्य प्राप्त होने पर। चार्जशीट तभी दाखिल की जाती है जब उसके विरुद्ध कुछ भी साक्ष्य मिल जाए, सबूत मिल जाए। तो ये ध्यान रखना है, एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध चार्जशीट जब दाखिल की जाएगी जब इसके विरुद्ध कुछ साक्ष्य सबूत मिल जाएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत वारंट जारी किए बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति पुलिस को दी गई है? तो दंड प्रक्रिया की धारा 41 और 42 में दी गई है। मैंने कल ही बताया था, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं जो वारंट के साथ ही की जा सकती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो बिना वारंट के भी की जा सकती हैं। उनमें संगीन अपराध विशेष तौर पर आते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने ये बताया था। देश में आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? 1986 में की गई थी, ये तो पता होगा। पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था का दायित्व कहाँ उल्लेखित है? तो ये तो बताया ही था अभी, धारा 55A या कम है, अभी पीछे बात की थी इसकी। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रीय पुलिस कमीशन की स्थापना की? तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है राष्ट्रीय पुलिस कमीशन, इसकी व्यवस्था की गई 1977 में। तो ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट हो गया। पुलिस सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण तंत्र है, पुलिस सरकार का दाहिना हाथ है। यदि पुलिस का कार्य संतोषजनक नहीं है तो यह सरकार की कमजोरी है। यह कथन किसका है? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी का है। ये प्रथम महिला भी हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अभी भारत रत्न बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, कर्पूरी सिंह ठाकुर जी को मिला है, 49वें व्यक्ति हैं भारत के जिनको ये भारत रत्न मिला है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जाए कि प्रथम महिला कौन है जिनको भारत रत्न दिया गया भारत की? तो ये श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। बहुत ही बहादुर महिला थी, हालांकि इनकी तो मतलब सोशल मीडिया साइट्स पे चलता रहता है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट, लेकिन सबसे बड़ा हाथ इन्हीं का था कि पाकिस्तान अलग करवाया इन्होंने, बांग्लादेश एक अलग देश बना दिया, उससे हमारे देश को बहुत बड़ी मजबूती मिली। देखिए, हम सबका पूर्व के लोग हैं, ये सभी सम्मानीय लोग हैं, सबका सम्मान करते हुए हमको देखने चाहिए पॉजिटिव पॉइंट। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में जो किसी पुलिस अधिकारी की स्थानीय सीमा से बाहर हो, कोई संगीन अपराध होते हुए देखने वाले पुलिस अधिकारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए? उसे स्थानीय सीमा के प्राधिकारी को तत्काल सूचना देनी चाहिए तथा आवश्यक उपाय स्वयं ही उनके आने तक किए जाने चाहिए। सामान्य सी बात है, अगर कहीं पे कोई अपराध हो रहा है, अगर उसके थाने क्षेत्र या उसके एरिया में नहीं आता है तो वो जहां भी जिसके भी एरिया में आता है उसको तुरंत तत्काल सूचना दे और तब तक उस स्थिति को स्वयं ही एक दायरे में रहते हुए संभालने का प्रयास करे। अवैध रूप से कब्जा की गई संपत्ति की पहचान करते हुए न्यायपालिका किसे नियुक्त कर सकेगा? तो ये कर सकेगा उप निरीक्षक या उससे ऊपर के अधिकारी को। कल ही बताया था मैंने, सारे पद बताए थे पूरे के पूरे पुलिस विभाग के, 13 पद डिटेल में कौन से नंबर पर कौन सा आता है। तो ये एएसआई की बात कर रहे हैं, उप निरीक्षक एसआई की बात कर रहे हैं। ये
तो यह ध्यान रखना है, एसआई या उससे ऊपर का अधिकारी ये कर सकता है। सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर, इस तरीके के अगर कहीं भी कोई कब्जा की गई संपत्ति की पहचान करनी है, न्यायालय किसे नियुक्त करेगा, तो न्यायालय एसआई को या उससे ऊपर के अधिकारी को नियुक्त करेगा। 8 पॉइंट पे आ जाते हैं। क्या बताया गया है इसमें, क्या यहाँ पर बात हो रही है, संपूर्ण विश्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रणाली क्या है, पुलिस सिस्टम क्या है, उसकी बात होगी। काफी इंपॉर्टेंट हो गया और काफी रुचिकर भी है, जानना भी चाहिए। तो संपूर्ण विश्व में कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व तो पुलिस पर है। किसी भी देश का आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर ही है विशेष तौर पर, वैसे कुछ अर्धसैनिक बलों पर भी होती है। तो भारत, पिछले वीडियो में अर्धसैनिक बलों का भी जिक्र हुआ था इस पुस्तक में। भारत के प्रत्येक राज्य में कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने का दायित्व सामुदायिक किया गया है। अपराध और अपराधियों की रोकथाम में पुलिस बल की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस प्रकार सिद्ध दोष अपराधियों के दंड को परिवर्तित करने के लिए कारगर प्रणाली है, उसी प्रकार अपराधियों की गिरफ्तारी, निरोध तथा न्यायपालिका परीक्षा में सहायक आदि कार्यों के लिए पुलिस बल की प्रणाली स्वयं विश्व के सभी देशों में है। पुलिस बल की प्रणाली सभी देशों में है विश्व के। तो समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने का सामान्य दायित्व पुलिस का ही बताया गया है। अतः पुलिस का सामाजिक सुरक्षा एवं नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है पुलिस के गठन और उसके प्रशासनिक के आधार पर। ये पुलिस की संरचना दे दी। इसके बारे में तो कल ही हमने डिस्कस कर लिया था, पूरे सभी पद कौन से नंबर पर कौन सा आता है। अभी पीछे आया था न्यायपालिका अगर किसी कब्जा कर लेता है कहीं तो किसे नियुक्त करेगी, तो ये वाला पद आया था, उप निरीक्षक, थाना प्रभारी, सब इंस्पेक्टर या इससे ऊपर के अधिकारी को। तो ये बात हुई थी, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें बताया गया है पुलिस कमिश्नर व्यवस्था को बताया गया है। तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने वर्ष 1981 में भारत के कुछ बड़े नगरों, विशेष तौर पर महानगरों में पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए या इनको नियुक्त किए जाने का सुझाव दिया। इससे पहले ही 1971 में दिल्ली महानगर के लिए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति की जा चुकी थी। इस समय मुंबई में, कोलकाता में, चेन्नई में, हैदराबाद में, पुणे में, ठाणे में, नागपुर में, अमरावती, मैसूर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, राजकोट, विशाखापट्टनम, पटना, पंचकुला, इन नगरों में पुलिस कमिश्नर के पद हैं। देखिए छोटे छोटे जिलों में तो पुलिस कमिश्नर के पद है नहीं। आप समझें कि मैनपुरी, इटावा, एटा, कासगंज, इन जिलों में कभी नहीं सुने होंगे पुलिस कमिश्नर के पद। दिल्ली, मुंबई, आपके जो है कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, इन सब में पुलिस कमिश्नर के पद होते हैं। बड़ा क्षेत्र होता है, वीवीआईपी लोग अक्सर कराते जाते रहते हैं, तो इसकी व्यवस्था देखने के लिए विशेष पद पुलिस कमिश्नर भी होना आवश्यक है। महिला पुलिस की बात कर रहे हैं हम, पॉइंट कौन सा डिस्कस कर रहे हैं, पुलिस प्रणाली, तो इसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। तो महिला पुलिस भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय पुलिस सेवा में वर्ष 1947 में महिला पुलिस की एक स्वतंत्र इकाई के रूप में विकसित किया गया। ये पॉइंट बहुत अच्छा दिया गया है। भारत में प्रथम महिला पुलिस थाना केरल के कालीकट में 27 अक्टूबर 1973 को स्थापित किया गया था। वर्तमान में लगभग भारत के प्रत्येक जिले में एक महिला थाना स्थापित है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत में प्रथम पुलिस महिला थाना कहां पर स्थापित किया गया था या कब किया गया था, तो केरल के कालीकट में 27 अक्टूबर 1973 को किया गया था। ये परीक्षा उपयोगी तथ्य दे दिए हैं, इनको जानते हैं। भारत की पुलिस प्रणाली किस देश की पद्धति पर आधारित है, अभी बात की थी, विधि का शासन ब्रिटेन, इंग्लैंड पर आधारित है, सिंपल सी बात है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब हुई, 15 नवंबर 1947 को हुई। समाज में पुलिस की छवि किस प्रकार की है, तो ये निरंकुश प्रकार की छवि बनी हुई है हमारे समाज में। हमने देखा आज से 10-15 साल पहले तो किसी भी गांव में विशेष तौर पर कोई पुलिस की गाड़ी आ जाती थी तो सभी लोग घर में अंदर घुस जाते थे, अपने गेट बंद कर लेते थे। तो इससे साफ जाहिर होता है पुलिस की छवि निरंकुश प्रकार की है समाज में। राज्य स्तर पर सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी बताया था आपको, पुलिस महानिदेशक, इसमें आपको जहां पर ये सारी चीजें बताई गई थी। तो ये सबसे बड़ा पद कौन सा बताया गया था, डीजीपी का बताया गया था, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये बताया, कल भी बताया था इसको तो हमने। सबसे पहले पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति किस महानगर में की गई, अभी बताया आपको, दिल्ली में की गई। यहाँ पर अभी आपको पुलिस का डिस्कस किया, 1971 में दिल्ली में की गई। तो ये ध्यान रखना है। पुलिसकर्मी का पीड़ित महिला के साथ कौन सा व्यवहार होना चाहिए, तो सहयोग और सहानुभूतिपूर्ण का व्यवहार होना चाहिए, विशेष तौर पर महिला पीड़ित के साथ। तो पुलिस विभाग संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची में का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है, आपको पता होना चाहिए। अब 9वां पॉइंट दिया गया है, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। तो समकालीन पुलिस मुद्दे और कानून व्यवस्था में हम डिस्कस कर लेते हैं ये चीज कुछ। यहाँ पर कानून व्यवस्था को देखते हैं, इसको देखते हैं यहाँ पर कौन सा धारा दी गई है। धारा का आगे आएगा चैप्टर। पुलिस विवेचना तकनीक वर्तमान समय में ब्रिटिश कालीन ही है।
अभी हालांकि चेंज करा गया है, लेकिन अभी वो पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाया है। अभी भी जो भी प्रणाली चल रही है वो ब्रिटिश प्रणाली ही चल रही है, आईपीसी वाली। लेकिन वो अभी जो आया, अभी अमित शाह जी ने संसद में पेश किया, उसको लागू होने में कुछ समय लग जाएगा। तो अधिकांश विवेचना द्वारा केस डायरी में गवाहों की बयान धारा 161 सीआरपीसी के अंतर्गत सरसरी तौर पर गवाहों से बिना मिले या पूछे हुए लिखे जाते हैं। हाँ, गवाहों से बिना मिले या पूछे लिखे जाते हैं। कानून व्यवस्था, कानून का अस्तित्व व्यवस्था की पूर्वगामी शर्त है। यद्यपि व्यवस्था के अभाव में कानून का पालन भी संभव नहीं है। समाज में व्यवस्था होना किसी भी प्रजातांत्रिक संस्था के कुशल कार्यकरण की पहली शर्त है। भारत में लोक कल्याणकारी राज्य जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय पर अधिक जोर दिया जा रहा है कि सफलता तथा विकास की चुनौतियों को सफल संबंध के लिए कानून है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट दिए गए हैं फिर से, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। ये तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हेडलाइन था नहीं, इनको जानते हैं। राज्य में कानून व्यवस्था के संधारण के लिए राज्य की प्राथमिक संस्था कौन सी होती है? तो ये पुलिस होती है। पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये तो बहुत से एग्जाम्स में पहले भी पूछा गया है। 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ट्विटर सेवा कब शुरू की गई थी? तो 8 सितंबर 2016 को की गई थी। ये तो जो आपका पिछला एग्जाम हुआ था पुलिस वाला, उसमें भी कुछ करंट अफेयर के तौर पर क्वेश्चन बना था, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन पावर लाइन कौन सी है? तो ये 1090 है, 1090। और एक 181 भी होती है शायद, वुमेन पावर लाइन या महिला हेल्पलाइन नंबर 181 भी है। लेकिन उत्तर प्रदेश का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है, वुमेन पावर लाइन नंबर ये है 1090। इस पर फोन करके कोई भी महिला अपनी किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करा सकती है, और इस पर फोन करेंगे तो कोई अधिकारी ही फोन उठाएगा, वही आपको संज्ञान में लेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अनुशंसा पर के अनुसार यदि कोई अधिकारी बिना किसी उचित कारण के प्राथमिकी दर्ज नहीं करता है तो उस अधिकारी को कितने वर्ष की सजा होगी? तो उस अधिकारी को 1 वर्ष की सजा होगी। अगर बिना किसी कारणवश कोई अधिकारी आपकी बात नहीं सुनता है या एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उसको 1 वर्ष की सजा का प्रावधान है। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय के प्रति रुचि, इंटरेस्ट ऑफ प्रोफेशन। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये तो इतना अच्छा पोर्शन है, हर एक एग्जाम में इसको लागू होना चाहिए। बताइए, ये तो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर रहे आते हैं। अपने व्यवसाय के प्रति रुचि रखना किस स्थिति के अंतर्गत आता है? तो मानसिक स्थिति के अंतर्गत आएगा, ये तो मेंटल स्टेबिलिटी के अंतर्गत। वर्तमान समय में हर व्यक्ति अपने व्यवसाय के प्रति उदासीन क्यों हो रहा है? जिम्मेदारियों की अधिकता है, कार्य अधिक है। जितना वर्कलोड बहुत ज्यादा है, उसको एक सीमित वर्क हो तो वो अपने व्यवसाय के प्रति उदासीन ना हो, तो इंटरेस्टिंग बना रहे। लेकिन काम आदमी 2 घंटे करना चाहता है, करवाया उससे 6 घंटे जा रहा है, तो वो उदासीन हो जाएगा, उसका मन हट ही जाएगा। तो ये जिम्मेदारियों की अधिकता और अधिक कार्यविधि। आप अपने कार्यस्थल पर अपने बहुत से कार्य दूसरों से करवाने की कोशिश में लगे रहते हैं। आप में अपने व्यवसाय के प्रति रुचि की कमी है। हाँ, अपना काम में आपको इंटरेस्ट होगा तो आप दूसरे से काम क्यों करवाएंगे? अपना काम स्वतः करेंगे जितना भी होगा, लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो सोचेंगे किसी दूसरे पे करवा लूं, किसी को थोड़े बहुत रुपए दे के कम करवा लूं। कई बार तो हमने देखा है उत्तर प्रदेश में, अब नहीं पहले ऐसा था, शिक्षक अपनी जगह मतलब उनको 40,000 सैलरी मिल रही है, 10,000 रुपए में दूसरे को भेज रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें भी आई। नेक्स्ट पॉइंट है एक कुशल कांस्टेबल कौन होगा? तो जो अपराधियों में भय पर न्याय एवं जनता में संवेदनशीलता की भावना उत्पन्न करे। व्यवसाय का चयन निर्भर करता है सीखने वाले की कार्यकुशलता एवं रुचि पर। नवनियुक्त कांस्टेबल के प्रवेश के साथ जो ध्यान देना होता है वह है उच्च अधिकारियों का सम्मान, अधीनस्थों एवं साथियों का सहयोग। अपने व्यवसायिक प्रबुद्धता के लिए किसी भी व्यक्ति को अपनी रुचि के व्यवसाय की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। सिंपल सा पॉइंट है। तो यहाँ पर 10 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। आगे के पॉइंट अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, जो कल हमने क्वेश्चंस आपको करवाए थे, कितने शानदार क्वेश्चंस थे, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आगे के क्वेश्चंस क्या क्या हैं इस बुक में, काफी अच्छे पॉइंट हैं इस बुक में, काफी अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। कल हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए थे? यहाँ तक कर लिए थे हमने, किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है, तो ये इन सभी समुदायों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है। इस पे आते हैं, साइबर अपराध में क्या शामिल है? तो कंप्यूटर के माध्यम से किसी भी प्रकार का फ्रॉड साइबर अपराध में, कंप्यूटर के माध्यम से बौद्धिक संपदा संबंधी अधिकार भी साइबर अपराध में, इंटरनेट के माध्यम से किसी की एकांतता भंग करना साइबर अपराध में। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू होता है, तो संपूर्ण भारतवर्ष में होता है। इसमें शायद पुराना वाला आंसर दिया हो कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर, लेकिन ये रॉन्ग है, संपूर्ण भारतवर्ष में।
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में माना गया है। अनुच्छेद 21 में ये आता है, तो आपको पता होना चाहिए। राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयत्न करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार भारतीय दंड संहिता की किस धारा में होगा? तो यहाँ पर ये धारा 97 में होगा। अगर कोई किसी भी प्रकार का किसी को मारने का प्रयास करता है तो वो अपनी रक्षा में प्रतिरक्षा में किस धारा के अंतर्गत अपना रक्षा कर सकता है? तो आईपीसी की धारा 97 के अंतर्गत। लोकहितवाद दायर किया जा सकता है, तो किसी भी व्यक्ति और या संस्था के द्वारा ये लोकहितवाद दायर किया जाता है। ओनली व्यक्ति या ओनली संस्था नहीं, कोई भी व्यक्ति और संस्था इसको दायर कर सकती है, व्यक्ति भी और संस्था भी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? किस तिथि को? सभी को पता होगा 5 जून को मनाया जाता है। और इस बार की थीम भी आप सभी को मालूम होनी चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस की कौन सी है, तो वो है आपकी सॉल्यूशन ऑफ टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी कि प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। इस तरीके की थीम 2023 की रखी गई। पर्यावरण प्रदूषण से क्या अभिप्राय है? तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं जिनमें बहुत लंबे लंबे होते हैं, सबके लिए नहीं कह रहा हूं, मोस्टली होते हैं, तो उसमें उपरोक्त सभी ही आंसर होता है। तो उपरोक्त सभी पर्यावरण प्रदूषण के कारण इसमें बनेंगे, जैसे कि ऐसा ठोस पदार्थ जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर हो सकता है, तो ये पर्यावरण का कारण हो गया। ऐसा द्रव जो ऐसी सांद्रता में विद्यमान है जो पर्यावरण के लिए क्षतिकर है, जो इसके क्षतिकर होने का संभावना है, तो ये भी पर्यावरण का हो गया। तो 1 या 2.1 है, तो आप समझ सकते हैं उपरोक्त सभी इसमें आंसर बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की स्थापना करता है? तो अनुच्छेद 124 करता है, ये तो आपको पता होगा आंसर। इसका आंसर काफी इजी है, तो अनुच्छेद 124 दिया गया है इसमें। दहेज लेना एवं देना किस विधि के अंतर्गत आता है? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर व संपत्ति दोनों से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट की संबंधित है, तो ये केवल संगीन अपराधों से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित? तो यही बताया था, 25, 26, 27, 28, ये 4-5 जो अनुच्छेद हैं ये पूरे के पूरे धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित हैं। कल भी इस पर जिक्र किया था 25 से लेकर 28 वाले अनुच्छेद पर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? तो ये बात हुई थी कल अनुच्छेद 32 पर। किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं है? तो लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, जैसे पुलिस अगर किसी को किसी भी प्रकार से कोई दंडित देती है तो उसमें किसी भी प्रकार का आत्मरक्षा का अधिकार थोड़ी ना उपलब्ध होगा, तो ये लोक सेवक द्वारा किए गए कार्य में नहीं है। महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है भारतीय दंड संहिता में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। साइबर अपराध में दंड का प्रावधान किस विधि के अंतर्गत दिया गया है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? तो प्रस्तावना को दी गई है, आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है जब वो सभा शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहे तभी। किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें क्या कहा गया है? तो उन्हें कहा गया विधि संघर्षित किशोर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखना है। जनहित याचिका को किस जन क्षति के संदर्भ में दायर किया जाता है? तो जन कर्तव्यों के उल्लंघन के संबंधित क्षति में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। साधारण विधेयक किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो ये किसी भी सदन में किया जा सकता है साधारण विधेयक, तो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी। किसी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में अधिसूचित करने का अधिकार किसका है? तो राष्ट्रपति जी का है, ये तो सीधी सीधी बात है। काफी इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना मांगने पर कितने समय की सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक बताया गया है? तो ये 30 दिन की सूचना बताया गया है। भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं। पहले ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 8 ही मूल कर्तव्य थे पुराने तौर पर, लेकिन फिर बाद में वर्ष 2002 में यहाँ पर ये 11 में करके 11 मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में, ध्यान रखना। 86वें संविधान संवेदन में शिक्षा प्रदान कराना माँ बाप का भी एक मौलिक कर्तव्य है बच्चों के लिए, तो वो भी एक मूल कर्तव्य आता है जिसका वर्णन आपके अनुच्छेद 21(1) में भी है। और मूल कर्तव्य के बारे में आपको पता होगा, ये आते हैं आपके भाग 4(1) में और आपके नीति निर्देशक तत्व के बाद ही तुरंत, और 51A से शुरू होते हैं, ये सब जानकारी होनी चाहिए।
किस शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? तो किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राजकीय विद्यालय में, राजकीय महाविद्यालय में, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त किसी में भी। सब्जेक्ट वाइज इसमें पढ़ाया जा सकता है, चाहे आप विज्ञान वर्ग पढ़ाएं, चाहे कला वर्ग पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं, लेकिन धर्म की शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है इनको। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? तो ये बलात्कार से संबंधित है, सभी को पता होगी। बलात्कार संबंधित कानूनों को बदलने के लिए किस कमीशन को बनाया गया था? तो ये वर्मा कमीशन को बनाया गया था, आप सभी को पता होना चाहिए। वर्ष 2012 में ही बनाया गया था, जब निर्भया वाला कांड हुआ था दिल्ली में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समझ समानता को निर्धारित करता है? तो कानून के समझ समानता को 14 से लेकर 18 वाले करते हैं। समानता, स्वतंत्रता, ये सभी आते हैं। इसके बाद मौलिक अधिकार हैं ये। निम्न में से कौन सा भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? भारत को कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है? संविधान की प्रस्तावना ये दर्शाती है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सीमा सुरक्षा बल बनाया गया था, एसएसबी कब बनाया गया था? तो ये 1965 में बनाया गया था, सीमा सुरक्षा बल। तो आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस रखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पार्ट 2 था, इसमें हमने डिस्कस किया। इस बुक को आगे भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर आपका फीडबैक अच्छा रहेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को साथ में प्रेस कीजिएगा, जिससे कि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच।